तो उन सब के बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जब हम थर्मल एफिशिएंसी की बात करते हैं तो थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे प्रोसेस में हीट इनपुट कितनी थी और वो हीट इनपुट कब हुई है, प्लस हीट आउटपुट कहाँ है, यानी कि वर्क डन का डिफरेंस, यानी कि दोनों का डिफरेंस होगा तभी हमें वर्क डन का पता चलेगा। तो हमें इसके लिए अलग अलग प्रोसेसेज हैं, उनको एक बार दोबारा देखना। तो उन प्रोसेस में हम ये देखेंगे कि कौन से प्रोसेस में आपकी हीट ऐड हुई थी, यानी कि आपके कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के ऊपर जब हीट का एडिशन हुआ था तो वो प्रोसेस हमें यहाँ पे देखना है। तो हीट इनपुट वहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके अलावा हम इसकी हीट आउटपुट यानी हीट रिजेक्ट जो है वो आपकी देखोगे, वो भी आपके कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के ऊपर है। तो उनके बीच में आपके हीट में जो चेंजेज आए हैं या आपके प्रोसेस में जो चेंजेज आए हैं वो किस में थे, एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो वहाँ पे हम इनके प्रेशर और वॉल्यूम के जो रिलेशन है वो एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू हम वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट हमें रिलेशंस भी रिक्वायर्ड होंगे। जब हमने अभी ये देखा था कि आपके जो डिफरेंट रिलेशंस थे वो आपके कंप्रेशन रेशियो थे और एक्सप्लोरेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो आपका आर में था और एक्सप्लोरेशन रेशियो आपका एल्फा में था। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, उनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को हमें देखना है, कंसिडर करना है, समझना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द कंप्रेशन प्रोसेस 1 to 2। द कंप्रेशन प्रोसेस 1 to 2, जो प्रोसेस 1 to 2 था उसके अंदर कंप्रेशन हो रहा था वॉल्यूम का। एंड द एक्सपांशन प्रोसेस एक्सपांशन प्रोसेस आपका किस में था, 3 to 4 में। एंड द एक्सपांशन प्रोसेस 3 to 4 आर आइसेंट्रोपिक और एडियाबैटिक, एंड हेंस there is no heat interaction. There is no heat transfer liquid. Yeah, there is no change in heat. Hence, there is no heat transfer in these processes. Energy is absorbed at heat during process 2 to 3. Energy is absorbed at heat during process 2 to 3। तो 2 to 3 प्रोसेस में होता है आपका हाई टेम्परेचर सोर्स है, उसके कांटेक्ट में हम सिलेंडर को लेके आते हैं और उसकी वजह से उसके अंदर हीट का एडिशन होता है, तो उससे हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं हमारे सिस्टम को। तो प्रोसेस 2 to 3 में हीट एडिशन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और वहाँ पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, and is rejected as heat and is rejected as heat during process 4 to 1, during process 4 to 1 at constant volume, at constant वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने देखा है कि आपके दोनों प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, जहाँ पे आपकी हीट एडिशन हो रहा है 2 to 3 प्रोसेस भी, और 4 to 1 प्रोसेस भी, जहाँ पे भी आपका हीट एडिशन हो रहा है। तो दोनों प्रोसेसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और हीट एडिशन और रिजेक्ट होगी। तो वो चीज़ें हमने कल अपने साइकिल में ग्राफ में भी देखी थी कि किस तरह से आपका हीट का एडिशन होता है और किस तरह से आपकी हीट वहाँ पे रिजेक्ट होती है।
अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं इसकी एफिशिएंसी की, तो वहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, हम ये स्टडी कर रहे हैं यूनिट मास के लिए। सो कंसिडर यूनिट मास ऑफ एयर, यूनिट मास ऑफ एयर undergoing the cycle change, undergoing the cycle change। तो दैट मीन्स आपके प्रॉपरली जो आपने साइकिल यूज किया है कंप्लीटली, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उस साइकिल के अंदर जो आपने गैस यूज की है, एयर यूज की है, आइडियल गैस, उसका मास कितना था आपका यूनिट में, तो वो यूनिट मास लिया हमने, तो उस यूनिट मास को हम कंसिडर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि आपकी हीट सप्लाइड कितनी है, हीट सप्लाइड इन द प्रोसेस 2 to 3। सो हीट सप्लाइड ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3। तो 2 to 3 प्रोसेस में जो हीट सप्लाई हो रही थी, हीट ऐड हो रही थी, उसे हम कह सकते हैं कि Q1 है, और Q1 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट m डॉट CV dt। अब यहाँ पे आपका मास यूनिट है, तो हम इसे लिख सकते हैं m की जगह 1 आ जाएगा, CV एंड dt। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आपका क्या था, प्रोसेस 2 to 3 में टेम्परेचर आपका T2 से T1 के ऊपर चेंज हुआ है, तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा T3 माइनस T2। जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हीट रिजेक्टेड हमें निकालनी है, तो वो हम हीट रिजेक्टेड कैसे निकालेंगे, तो हीट रिजेक्टेड हमारी कितनी होगी, हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग प्रोसेस, हीट रिजेक्ट आपकी प्रोसेस कौन से में हो रही है, 4 to 1 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग प्रोसेस 4 to 1। अब यहाँ पे आपकी हीट की क्या वैल्यू होगी, तो वो हीट की आपकी वैल्यू हो जाएगी Q2 इक्वल्स, अगेन आपका सेम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, m CV dt, मास आपका यूनिट है, तो यहाँ पे आपकी हीट आ जाएगी CV, और टेम्परेचर डिफरेंस आपका क्या आएगा, प्रोसेस 4 to 1 में आपका T4 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये आपके दोनों डिफरेंसेस आ गए आपके हीट के। अब आपको यहाँ पे हीट जो सप्लाइड है वो भी मिल गई, और आपकी हीट जो रिजेक्ट हो रही है वो हीट भी आपको यहाँ पे मिल चुकी है। तो इस तरह से आपके पास दोनों हीट आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि अब आपके पास टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन क्या रहेगा। तो नेट वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, क्योंकि जब हमारे पास दोनों हीट की वैल्यू है तो उससे हम नेट वर्क डन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट वर्क डन विल बी वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो जितनी हीट आपने इसको दी है उसमें से जितनी हीट रिजेक्ट हो गई उसे अगर हम माइनस कर देते हैं तो आपके पास टोटल क्या मिलेगा, वर्क डन मिल जाएगा। और हीट सप्लाइड की वैल्यू आपके पास क्या है, CV T3 माइनस T2, और हीट रिजेक्टेड आपके पास है CV T4 माइनस T1। तो दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हो जाएगी CV T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1। यहाँ तक सिंपली वर्क डन हमारे पास आ गया। अब हमें यहाँ पे इसकी थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो थर्मल एफिशिएंसी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो थर्मल एफिशिएंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, जो हमने वर्क डन मिला है हमें और जो हीट हमने सप्लाई दी थी, तो यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट। तो थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसके लिए, वर्क डन अपॉन
हीट सप्लाइड। अब इनकी वैल्यूज हैं, वो वैल्यू हमारे पास इसमें गिवन है, तो उन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। वर्क डन हमारे पास हो जाएगा CV T3 माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1 अपॉन हीट सप्लाइड हमारे पास जो है वो है CV T3 माइनस T2। तो ये जो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन किसको डिफाइन कर रही है? थर्मल एफिशिएंसी को। किसके लिए? ऑटो साइकिल के लिए। तो यहाँ तक तो हमारे पास सिंपल सी चीज़ है कि जो वैल्यूज हमें मिली हुई हैं उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन बन रही है। अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हमारे पास CV की वैल्यू है, वो दोनों में कॉमन है, और नीचे भी आपका CV है, तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाए। तो ये जैसे आपके कैंसिल आउट हुआ तो आपकी इक्वेशन है उसमें क्या बचेगा? आपके टेम्परेचर की वैल्यूज। तो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर आपकी थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट वॉल्यूम था वो आपका यहाँ चेंज हो चुका। अब इसको दोबारा से आप अगर डिवाइड करेंगे तो T3 माइनस T2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। तो इसे अगर हम और सिंप्लीफाई कर दें तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। तो इन दोनों वैल्यूज से हमारे पास यहाँ पे आपकी थर्मल एफिशिएंसी मिल सकती है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे द एक्सप्रेशन फॉर थर्मल एफिशिएंसी इन द टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो। द एक्सप्रेशन ऑफ thermal efficiency in terms of compression रेशियो। कंप्रेशन रेशियो आपका होता है स्मॉल r एंड एडियाबेटिक एक्सपोनेंट एडियाबेटिक एक्सपोनेंट क्या होता है? जो कि हम यूज करते हैं एडियाबेटिक इक्वेशन में, PV के पावर गामा, तो उसका एक्सपोनेंट क्या होगा यहाँ पे? गामा। कैन बी सेट अप बाय एक्सप्रेसिंग can be set up by expressing all the temperature in terms of all the temperature in terms of lowest temperature T1 in the cycle. Lowest temperature T1 in the cycle। तो हम सारे टेम्परेचर्स हैं उनको T1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करें कि आपकी वैल्यू है उन्हें हम किस तरह से आपके कंप्रेशन रेशियो और एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है कि किस तरह से हमारी इक्वेशन है उसे हम चेंज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एट पॉइंट 2 पे अगर हम देखते हैं तो पॉइंट 2 पे क्या था? आपका जो प्रोसेस था उसमें पॉइंट 2 के ऊपर आपके प्रेशर एंड वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी? V2, और प्रेशर आपका P2 एंड टेम्परेचर आपका वहाँ पे T2। तो यहाँ पे हमारे इस इक्वेशन के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है T2। तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें और कंप्रेशन रेशियो को अगर हम देखते हैं तो कंप्रेशन रेशियो क्या था वहाँ पे? R इक्वल्स V1 अपॉन V2 था, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं V2 इक्वल्स V1 अपॉन R।
ये सिंपली इक्वेशन है, क्योंकि वहाँ पे हमने कंप्रेशन रेशियो देखा था कि आपका वॉल्यूम है वो V1 से चेंज होकर V2 पे चेंज हो गया था। तो दोनों का कंप्रेशन रेशियो जो था जिसे हमने R से डिफाइन किया था वो V1/V2 हो गया, वेयर R इज द कंप्रेशन रेशियो। अब हम अगर यहाँ पे एडियाबैटिक इक्वेशन यूज करते हैं जो कि आपकी होती है PV की पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट, तो उस इक्वेशन से क्या होगा, हमारे दोनों वैल्यूज P1 एंड V1 यानी कि पॉइंट 1 के लिए और पॉइंट 2 के लिए, तो इन द एडियाबैटिक एक्सप्रेशन P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स P2 V2 की पावर गामा। आपके यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है और वॉल्यूम के चेंजेस की वैल्यू है वो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के ऊपर, दोनों के ऊपर इक्विवेलेंट होंगे। तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स P2 V2 की पावर गामा। अब यहाँ पे अगर हम प्रेशर की वैल्यू चेंज करें तो यहाँ हम किसी भी फॉर्म में से लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं, या आपके P2 इक्वल्स अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, P1 इंटू V1/V2 पावर गामा, क्योंकि दोनों की पावर गामा है तो V1/V2 हो जाएगा और दोनों की कॉमन पावर आपकी गामा हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि आप ये इक्वेशन को हम किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं, या अगर हम V1/V2 को R के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं P1 इंटू R की पावर गामा, और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसे हमें किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें इन सब चीज़ों को पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम कौन कौन से वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करेंगे और उसके बाद हम उन वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट करते हैं। तो ये तो आ गया हमारा पॉइंट 2 के ऊपर जो हमें रिलेशन मिलना है कि आपका प्रेशर है उसको अगर हम कंप्रेशन रेशियो की फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी P2 इक्वल्स P1 R की पावर गामा। अब हम देखते हैं पॉइंट 3 पे क्या है। एट पॉइंट 3, तो पॉइंट 3 पे आपने देखा था कि पॉइंट 2 से पॉइंट 3 के ऊपर किसमें चेंजेस आए थे, प्रेशर में, तो वहाँ पे हमें एक्सप्लोजन रेशियो है वो मिल जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि वहाँ पे आपका वॉल्यूम जो था वो V3 इक्वल्स V2, वॉल्यूम दोनों आपके कॉमन थे, या इक्वल्स हम लिख सकते हैं V1/R, क्योंकि आपके V2 की वैल्यू क्या है, V1/R के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो वॉल्यूम है V3 के ऊपर उसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, V1/R के इक्विवेलेंट। या हम लिख सकते हैं P3 इक्वल्स P2 अल्फा। कैसे आया, बिकॉज हमें पता है P3/P2 क्या होता है, अल्फा होता है, एक्सप्लोजन रेशियो। तो हम इसे लिख सकते हैं P3 इक्वल्स P2 अल्फा, या ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, P1 अल्फा R की पावर गामा। और ये कहाँ से आया, ये हमारे पास पुराने वाली इक्वेशन से जो हमने पॉइंट 1 पे कैलकुलेट किया था, P2 इक्वल्स P1 R की पावर गामा। आगे कंटिन्यू करते हैं इसको पॉइंट सर लोएस्ट टेम्परेचर T1 ही क्यों 4 पे। तो पॉइंट 4 पे आपने देखा कि आपका जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है, और पॉइंट 4 पे जो वॉल्यूम है वही आपका पॉइंट 1 पे है, तो V4 विल बी इक्वल्स टू V1। तो वहाँ पे आपके वॉल्यूम में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे 1 में, बट प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर आपका क्या हो रहा है, P4 है, और आपका प्रोसेस 4 to 3 एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एज इट इज हमारे पास क्या रहेगा, इसी की तरह P4 और P3 में रिलेशन। तो P4 इक्वल्स P3 V3/V4 की पावर गामा, और V3 को हम क्या लिख सकते हैं, V3 आपका V2 के इक्विवेलेंट है, तो ये हो जाएगा आपका P3 V2। V4 आपका V1 के इक्विवेलेंट है, इसकी पावर गामा, और V2/V1 या हमारे कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, V1/V2, तो ये हो जाएगा 1/R। तो हम इसे लिख सकते हैं सिंपली P3 इंटू 1/R की पावर गामा। तो ये आपका किसकी फॉर्म में आ गया, सर ये वाले समझ नहीं आया, R की पावर गामा। अब हम इसे अगर P3 की वैल्यू आपके पॉइंट 3 से P1 की फॉर्म में ले लेते हैं तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, P1 की फॉर्म में हमें मिलेगा P4 इक्वल्स
P1 इंटू एल्फा आर की पावर गामा इंटू, यहाँ पे ये तो P3 की वैल्यू है, 1/r की पावर गामा। तो 1/r की पावर गामा और r की पावर गामा तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी P1 अल्फा। तो P4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? P1 अल्फा। अब हमारे पास डिफरेंट जो वैल्यूज हैं वो प्रेशर और वॉल्यूम में आपकी P1 की फॉर्म में मिल चुकी, चाहे आपका 0.2 पे हो, 0.3 पे हो या 0.4 की वैल्यूज। अब 0.4 के ऊपर अगर हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है आपका। तो T4 विल बी इक्वल्स टू T3 V3/V4 की पावर गामा माइनस 1। जब हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू एडियाबेटिक प्रोसेस, तो वहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में जो रिलेशन मिलेगा टेम्परेचर की फॉर्म में T4 का, तो वो हमें मिलेगा T3 इंटू V3/V4 इंटू गामा की पावर गामा माइनस 1, या हम इसे लिख सकते हैं T1 अल्फा। ओके, तो अब हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर P1 V1 T1 की फॉर्म में आपको वैल्यूज मिल चुकी हैं। उन वैल्यूज को हमें यूज करना होगा इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एफिशिएंसी। ईटा इक्वल्स 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। T1 तो एज इट इज है हमारे पास, बाकी T4, T3, T2 की वैल्यूज हमने T1 की फॉर्म में कैलकुलेट की हैं, उनको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 माइनस T4 था हमारा T1 इंटू एल्फा माइनस T1 अपॉन, यहाँ पे हम T3 की लिख सकते हैं T1 एल्फा आर की पावर गामा माइनस 1 माइनस T2 की वैल्यू थी T1 आर की पावर गामा माइनस 1। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे अगर सारी पुट की हैं, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सब में T1 कॉमन आ जाएगा, और सभी में T1 कॉमन आएगा तो हमारी इक्वेशन है वो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगी T1 इंटू एल्फा माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे भी T1 कॉमन आ जाएगा, एल्फा आर की पावर गामा माइनस 1 माइनस आर की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी, आपका टेम्परेचर यहाँ से कैंसिल आउट होगा। अब इसके बाद इस इक्वेशन को अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे ऊपर आपके पास क्या है एल्फा माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे आर की पावर गामा माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ आपके पास बचेगा एल्फा और यहाँ पे माइनस 1। तो अब यहाँ पे देखो ऊपर भी आपका एल्फा माइनस 1, नीचे भी आपका एल्फा माइनस 1, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपकी फाइनल इक्वेशन जो बनेगी 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। तो जब भी हमसे पूछा जाता है कि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, तो उसे हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो उसका एक्सप्रेशन आपको यही एक्सप्लेन करना है कि आपके ऑटो साइकिल के लिए थर्मल एफिशिएंसी है उसकी वैल्यू रहेगी 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1, जहाँ पे आर आपका क्या है, आर आपका है कंप्रेशन रेशियो जो कि आपके वॉल्यूम में चेंजेस आए, और गामा यहाँ पे है आपका एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। तो इन चीज़ों को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, और यहाँ तक हम आपको ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी को एक्सप्लेन